हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नितिका सामने हो गई हूँ आपके हाजिर एक नई वीडियो लेके विच इज़ रिलेटेड टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ काइंड ऑफ अ थियोरेटिकल टॉपिक जिसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डे टू डे हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक कवर कर रहे हैं जो कि यूजीसी नेट में आते हैं या पूछे जाते हैं रिलेटेड टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो आज भी हम एक ऐसी तरीके का ही क्वेश्चन या जो टॉपिक है वो कंक्लूड कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू LIS, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक काइंड ऑफ अ हिस्ट्री है रिलेटेड टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो आज हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल की। काफ़ी बार इसके ऊपर टॉपिक आता है, काफ़ी बार पूछा जाता है इसकी साइकिल के अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स इसके इन्वॉल्व किए जाते हैं। और जो दूसरा टॉपिक हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे दैट इज योर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज या सोर्सेज। ओके, ये दोनों टॉपिक रिलेटेड आज जो है हम इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, चाहे वो उसकी लाइफ साइकिल की बात हो, ट्रांसफर साइकिल हो या फिर इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हो, जो भी इस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में इन्वॉल्व किए जाते हैं या पर्टिकुलर जिनके ऊपर टाइम टू टाइम क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल की, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर साइकिल की, ठीक है, इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल यानी इंफॉर्मेशन कैसे क्रिएट की जा रही है, आगे तक उसका क्या लाइफ साइकिल पूरा चल रहा है, वो लाइफ साइकिल हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर साइकिल भी बोलते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर साइकिल, इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल, जो कि दोनों ही सेम है, दोनों में ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इन्वॉल्व किया जाता है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से जनरेट हो रही है और कब तक डिफ्यूज़ या यूटिलाइजेशन की जा रही है, उस तक का सफ़र आपका सूचना का जो पूरी लाइफ साइकिल है, यानी कि इंफॉर्मेशन की जो पूरी लाइफ साइकिल है वो डिस्क्राइब करता है। अब यहीं हम आगे बात करते हैं प्रोसेस की, यानी कि प्रक्रिया की। सबसे पहला एस्पेक्ट जो इसके अंदर आ रहा है वो आ रहा है आपका इंफॉर्मेशन क्रिएशन और जनरेशन। इंफॉर्मेशन जनरेट की जा रही है, क्रिएट की जा रही है, दैट मीन्स उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएशन एंड जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन कहाँ से क्रिएट की जा सकती है, कहाँ से जनरेट की जा सकती है, वो यहाँ पर एप्लीकेबल होता है आइदर बाय रिसर्च, मीडिया, मास कॉम, जो कि आपकी फॉलोइंग एस्पेक्ट है रिलेटेड टू जनरेट द इंफॉर्मेशन, ऑथर्स, जहाँ से आपका इंफॉर्मेशन जो कि जनरेट की जा रही है और लाई जा रही है और आपके सामने उसी को क्रिएट किया जा रहा है और वो आपकी सूचना के रूप में उत्पादित की जा रही है। वहाँ हम इसको डेटा नहीं कहेंगे, डाटा कोई भी रो डाटा या अनप्रोसेस्ड डाटा को डाटा कहा जा सकता है, पर जब वो प्रोसेस्ड हो गया है दैट मीन्स वो आपका इंफॉर्मेशन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। वहीं यहाँ पे बात की जाए इंफॉर्मेशन क्रिएशन की और रिसर्च की, रिसर्च रिपोर्ट्स ऑथर के थ्रू, मास मीडिया या कोई भी मीडिया के अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन जो आ रही है दैट इज कम अंडर द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएशन एंड जनरेशन। यानी कि इस पहले एस्पेक्ट के अंदर आपकी जो सूचना है उसको उत्पादित किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा। क्रिएट यानी कि वो कहाँ से उत्पादित हो रही है, कहाँ से जनरेट हो रही है, वो उसका फर्स्ट लाइफ साइकिल का प्रोसेस है। दूसरे की ही अगर हम बात करें दैट इज सेकंड वन इज इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन, as information dissemination।
ठीक है। सेकंड जो स्टेप आ रहा है, फर्स्ट स्टेप में हमने डिस्कस किया क्रिएशन एंड उसका जनरेशन, कि वो कहाँ से जनरेट हो रही है, कहाँ से क्रिएट की जा रही है इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आता है प्रोडक्शन एंड इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन, प्रोड्यूस करना उस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा लेवल पर, वो आपका इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन एंड इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन के अंदर आ जाएगा, जो कि दूर दूर तक इंफॉर्मेशन को फैलाव करना या फिर उसका प्रोडक्शन करना ज़्यादा मात्रा में, ताकि हर इंसान को, हर रीडर को, जो भी हर उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए बैठा है या जिसकी वो इंफॉर्मेशन नीड है, उसको वो गैदर हो सके। अगर हम इसको क्रिएट ही रखते तो वहाँ पे बहुत ही कम इंफॉर्मेशन जनरेट होती और कुछ ही फॉर्मेट में जनरेट होकर रह जाती। प्रोडक्शन होना किसी भी चीज़ पे, यानी कि उसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उत्पाद किया जा रहा है, सो दैट वो काफ़ी लोगों तक पहुँच सके और जनरेट हो सके, और जितनी भी जगह उसका इंफॉर्मेशन का एक्सेस होना चाहिए या हो सकता है वहाँ पे वो अवेलेबल हो थ्रू देयर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर अगर हम बात माने, यहाँ पे पब्लिशर्स इन्वॉल्व किए जा सकते हैं। पब्लिशर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन फील्ड, डिसैमिनेशन में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, इवन हमने बहुत सारे नेटवर्क और एसोसिएशन पढ़े, उनकी अपनी भी पब्लिकेशन है, यानी वो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका। इसके अलावा एसोसिएशन, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, रिसर्च लाइब्रेरीज, ये सब भी प्रोडक्शन और इसके अंदर आ सकता है, जहाँ से इंफॉर्मेशन आपकी प्रोड्यूस भी हो रही है और साथ के साथ डिसैमिनेशन का क्राइटेरिया भी वो फॉलो आउट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड इसके प्रोसेस की, जब इसकी लाइफ साइकिल और आगे की तरफ बढ़ रही है इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल की, तो उसके अंदर जो आपका थर्ड आता है दैट इज इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ बात चल रही है जो भी इंफॉर्मेशन क्रिएट की जा चुकी है, जनरेट की जा चुकी है, इवन अब सेकंड स्टेप पे उसका प्रोडक्शन एंड डिसैमिनेशन भी हुआ है, अब बारी आती है उसकी स्टोरेज की। बिकॉज विदाउट स्टोरेज उस इंफॉर्मेशन का बहुत साल तक एक्सेस करना, लोगों तक के बीच में पहुंचना बहुत ज़रूरी होगा। अगर हम उसको स्टोर ही नहीं करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन हमें आगे जाके नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन स्टोरेज के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन क्रिएट किए जाते हैं, रिट्रीवल सिस्टम बनाए जाते हैं, ताकि जो अब बात मानिए आप कि अगर आप इंफॉर्मेशन बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो एक ही जगह पर रखी हुई है, कोई रिट्रीवल, कोई डिसैमिनेशन नहीं हो पाया है उसका, तो वो क्या यूज़र को एक्सेस हो पाएगी? नहीं, वो आपका उसी लिमिटेड जगह पे रखी रह जाएगी, उसका कोई यूज़ नहीं हो पाएगा, कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, जिसके लिए उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होना बहुत ज़रूरी है, उसकी स्टोरेज प्रॉपरली होना बहुत ज़रूरी है। स्टोरेज अगर हम बात करें प्रिंटेड इंफॉर्मेशन की या फिर नॉन प्रिंटेड इंफॉर्मेशन की, दोनों का स्टोरेज डिफरेंट टाइप का होता है। प्रिंटेड में अलग टाइप का स्टोरेज क्रिएट किया जाता है और नॉन प्रिंटेड यानी ऑडियो, वीडियो या अनदर ई डिजिटल रिसोर्सेज के अंदर अलग टाइप का इंफॉर्मेशन स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ कहाँ आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो? फॉर सबसे अच्छा एग्जांपल इज लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी नेटवर्क्स, दीज आर द प्लेस, ठीक है, जहाँ पे आप स्टोरेज कर सकते हो इंफॉर्मेशन की। डिजिटल लाइब्रेरीज, एंड अनदर इनिशिएटिव्स, ये इनिशिएटिव्स डिजिटल लाइब्रेरी के हैं, इंटरनेशनली है, दैट इज हेल्प इन इंफॉर्मेशन स्टोरेज या फिर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। प्रॉपर IR सिस्टम्स भी बनाए जाते हैं, इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी दैट इज रिलेटेड टू ओनली IR इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स के ऊपर होगा, जिसमें उसके मॉडल्स डिस्कस करेंगे हम, स्ट्रैटेजीज एंड एरियाज डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम भी पर्टिकुलर होना रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है,
तो प्रॉपर आईआर और प्रॉपर इंफॉर्मेशन स्टोरेज के इंफॉर्मेशन आप इजीली एक्सेस नहीं कर सकते। तो जो थर्ड उसका साइकिल का पार्ट था दैट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। फोर्थ वन इज योर्स utilization of resources, utilization and access of information या फिर उसके रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। प्लस अभी जो इसके बाद स्टेप होता है कि अगर आपने उसको स्टोर भी कर दिया तब भी जब तक वो यूटिलाइज नहीं होगा दैट मीन्स उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती है। एक इंफॉर्मेशन साइकिल के अंदर उसका रिट्रीवल इम्पॉर्टेंट है, स्टोरेज इम्पॉर्टेंट है, प्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है एंड क्रिएशन इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज उसका यूटिलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। यूटिलाइजेशन यानी कि जो भी यूजर्स होते हैं, पैट्रॉन्स होते हैं, वो उनको यूटिलाइज करते हैं, चाहे वो रिसर्चर्स हो, दैट डजंट मीन कि कोई वो स्टूडेंट ही हो, डॉक्टर, इवन साइंटिस्ट आर ऑल्सो एक्सेस इंफॉर्मेशन, क्योंकि कोई और अनदर इंफॉर्मेशन बनाने के लिए भी आपको इंफॉर्मेशन को जनरेट करना होता है और उसको प्रोवाइड करना होता है। तो ये सब इसकी लाइफ साइकिल के अंदर का पार्ट है जिसके बिना इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल अधूरी है और वो बीच में एज इट इज़ एक्सेस नहीं की जा सकती है। तो यूज़र, पेट्रॉन्स, रिसर्चर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट एंड मैनी मोर, कोई भी पर्सन कोई भी इंफॉर्मेशन सीकर यूटिलाइज करेगा उस सोर्सेज को, देन उसके बाद और इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा या उसको नॉलेज में बदलाव करेगा। इंफॉर्मेशन जब वो गेट करेगा तभी उससे के बाद वो नॉलेज प्रोसेस की तरफ बढ़ पाएगा। तो ये सब कुछ उसके यूटिलाइजेशन और एक्सेस के लिए आता है, एक्सेस के अंडर आता है। तो दीज आर योर इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल प्रोसेस बेसिकली। ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे थे इंफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन की। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे, विच इज इसी का ही पार्ट है, इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन। डिफ्यूज करना दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल। डिफ्यूजन यानी कि काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को आपस में डिफ्यूज करना, उसके बाद इंफॉर्मेशन का एक्सेस करना, दैट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन। यानी कि अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को आपस में डिफ्यूज करना टू क्रिएट अ न्यू वन। इसी से हमारी अनदर इंफॉर्मेशन जनरेट होती है और यही इसका प्रॉपर क्राइटेरिया रहता है। और एट लास्ट इंफॉर्मेशन कंजर्वेशन एंड प्रेजर्वेशन, बिकॉज चाहे वो प्रिंटेड मटेरियल हो चाहे कुछ भी हो, स्टोरेज से सिर्फ और सिर्फ काम नहीं चल सकता, उनका प्रेजर्वेशन एंड कंजर्वेशन करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ्ला है, यूनेस्को है, इन्होंने प्रॉपर प्रोग्राम चला रखे हैं, पैक रिलेटेड प्रोग्राम्स, दैट इज प्रेजर्वेशन एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, कि आप किस टाइप की मटेरियल को किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो। प्रिंटेड के अलग फार्मूलाज होते हैं, नॉन प्रिंटेड में अलग फार्मूलाज होते हैं, ऑडियो वीडियो का अलग होता है, विजुअल ई डॉक्यूमेंट्स का अलग होता है, सब तरीके का अलग प्रेजर्वेशन एंड कंजर्वेशन मेथड्स जो होते हैं वो उसमें अप्लाई किए जाते हैं, सो दैट इंफॉर्मेशन बहुत टाइम तक हमारे पास रहे और आने वाले बहुत टाइम तक हम उसको ईजिली एक्सेस कर सकें। इसके लिए हम उसका प्रेजर्वेशन एंड कंजर्वेशन उसके बाद कर लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ योर प्रॉपर इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल। एक साथ मैं सारा लिख के दिखा देती हूँ। इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन ट्रांसफर साइकिल। ठीक है, सबसे पहले हम अगर बात करें दैट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन क्रिएशन। मैं यहाँ पे इसको इन्फो से डिनोट कर रही हूँ, सो आप इसको पूरा इंफॉर्मेशन ही मान के चलना। इंफॉर्मेशन क्रिएशन एंड जनरेशन,
जनरेट करना, उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन, एंड डिसएमिनेशन, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ये जो ट्रांसफर साइकिल है, इसको आगे बढ़ाकर, दैट इज योर इंफॉर्मेशन स्टोरेज, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है आपका इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन, सॉरी यूटिलाइजेशन, एंड एक्सेस, then information diffusion, then the last one is your preservation and conservation information. ठीक है, तो दैट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल, जो कि अभी हमने पूरा पढ़ा। सबसे पहले अगर हम बात करें, दैट इज इंफॉर्मेशन क्रिएट करना, जनरेट करना, कहाँ से वो होती है। उसके बाद बढ़ती है इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन एंड डिसएमिनेशन की ओर। देन इंफॉर्मेशन का स्टोरेज किया जाता है, इंफॉर्मेशन का रिट्रीवल किया जाता है, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। देन उसकी लाइफ साइकिल आगे बढ़ेगी। इंफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन एंड एक्सेस, कौन उसको यूटिलाइज कर रहा है, इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन होता है, एंड एट लास्ट उसका प्रेजर्वेशन एंड कंजर्वेशन होता है। इसी के अकॉर्डिंगली ही न्यू डेवलपमेंट्स भी इंफॉर्मेशन के अंदर होती है और लाइफ साइकिल का पार्ट बनती है। तो दैट इज़ योर लाइफ साइकिल, इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल पूरा, जिसके ऊपर काफ़ी बार पूछा जा सकता है। तो ये पर्टिकुलर उसके साइकिल के स्टेप्स है कि किस अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन की लाइफ साइकिल कंप्लीट की जाती है। ओके, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सोर्सेज, यानी कि हम इसको रेफरेंस सोर्सेज भी मानते थे, बट अब हम इनको इंफॉर्मेशन सोर्सेज मानते हैं, ठीक है। इनकी कैटेगरीज आज हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो अगर सबसे पहले कैटेगरी की बात करें, दैट इज योर कॉन्वेंशनल सोर्सेज, neo conventional sources, non conventional sources, meta और micro documents। ये जो फर्स्ट कैटेगरी है इंफॉर्मेशन सोर्सेज की, कॉन्वेंशनल सोर्सेज, नियो कन्वेंशनल सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एंड द माइक्रो डॉक्यूमेंट्स, ये जो डॉक्यूमेंट की प्रोवाइड की गई थी डेफिनेशन, दैट इज गिवन बाय एसआर रंगनाथन। एसआर रंगनाथन ने ये प्रोवाइड किया था कैटेगराइजेशन, जब एंशियंट टाइम्स में डॉक्यूमेंट की क्लासिफिकेशन की जाती थी, थ्रू इनकी तरीके से उनको क्लासिफाई या कैटेगराइज किया जाता था। कॉन्वेंशनल में आपका प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे, पुराने और नए चाहे कोई भी हो, प्राइमरी सेकेंडरी उस टाइम पे यूज़ नहीं होता था, ठीक है। प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, प्रिंटेड सोर्सेज यहाँ पे आते थे सारे। नियो कन्वेंशनल यानी कि नवीन, जो भी न्यू डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, न्यू अराइवल्स हैं, वो सारे नवीन न्यू डॉक्यूमेंट्स नियो कन्वेंशनल में रखे जाते थे। नॉन डॉक्यूमेंट में आपके नॉन प्रिंटेड सोर्सेज, जो कि माइक्रोफिश या अनदर कोई भी फॉर्मेट में थे, वो रखे जाते थे। एंड माइक्रो डॉक्यूमेंट्स, उसी माइक्रो टेप्स या माइक्रो के अकॉर्डिंगली जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते थे, वो यहाँ पर रखे जाते थे। अनपब्लिश सोर्सेज, नॉन प्रिंटेड सोर्सेज यहाँ पे रखे जाते थे आपके। तो दैट काइंड ऑफ अ कैटेगरी, काफ़ी बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। काफ़ी लोग बच्चे, अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम आपने देखे होंगे क्वेश्चन, उस पर ये पूछा गया है कि ये टाइप ऑफ कैटेगरी कौन देता है, किसने प्रोवाइड की है। सो द आंसर इज एस आर रंगनाथन।
या इसमें कितने एस्पेक्ट्स आते हैं, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल, माइक्रो डॉक्यूमेंट्स। तो ये इनके ऊपर आपके पास हर टाइम पे क्वेश्चन बनता आया है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इनकेस अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो अब आपको पता चल जाएगा कि ये काइंड ऑफ कैटेगराइजेशन किसने प्रोवाइड की थी व किस तरीके से प्रोवाइड की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी में जब फर्दर थोड़ा बदलाव आए तो आपके इंफॉर्मेशन सोर्सेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, विच इज डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस। ओके, सो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज को लाने वाले कौन थे? अगेन ये जो टर्म दी थी विच इज गिवन बाय एस.आर. रंगनाथन। एस.आर. रंगनाथन ने ही इंफॉर्मेशन सोर्सेज को दोबारा से जो नई टर्म में डिवाइड किया था डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री में, वो भी दोनों ही एस.आर. रंगनाथन ने किया था। फर्दर डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज को डिवाइड किया गया 2 डॉक्यूमेंट्स के अंदर। पहले तो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हम देख लें एक बार। प्रिंटेड सोर्सेज सारे डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के अंदर आए, चाहे वो किसी भी सोर्सेज की बात हो। तब इसमें कॉन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल भी मिला दिए गए, तो उनको डॉक्यूमेंट्री बना दिया और नॉन प्रिंटेड कर दिए आपके नॉन डॉक्यूमेंट्री की तरफ। बट फर्दर क्या हुआ, कुछ कॉम्प्लेक्स आने लगे और इसको डिफरेंटली डिवाइड किया गया बाय हानसन। C.W. हानसन ने 2 कैटेगरीज के अंदर इनको दोबारा से फर्दर डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज को कैटेगराइज किया, जो कि बने प्राइमरी सोर्सेस यानी कि प्राथमिक स्रोत जो कि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन रखते हैं, और सेकेंडरी जो कि प्राइमरी सोर्स को यूज करके बनाए जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आपका ये आते हैं लाइक रिसर्च रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, जो भी ओरिजिनल फॉर्मेट इंफॉर्मेशन का रखते हैं, ओरिजिनेशन इंफॉर्मेशन रखते हैं, ओरिजिनल, दैट इज प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज को बना के हमने बहुत सारे और सोर्सेज डेवलप करे लाइक टेक्स्ट बुक्स, इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरीज और भी बहुत सारे सोर्सेज, वो सेकेंडरी सोर्सेज का पार्ट हुए। फिर इसी को ही फर्दर 3 कैटेगराइज में डेवलप कर दिया, प्राइमरी सेकेंडरी का एस्पेक्ट लेकर ही डेनिस ग्रोगन ने क्या किया, प्राइमरी एज इट इज हानसन की तरह रखा उन्होंने, प्राइमरी सोर्स सिमिलरली बिल्कुल। सेकेंडरी भी उन्होंने हानसन की तरह रखा, बस उन्होंने क्या कर दिया, एक चेंज कर दिया, दैट इज योर टर्चरी सोर्सेस। उन्होंने टर्चरी सोर्सेस इसके अंदर डेवलप कर दिए और एक्स्ट्रा। तो अगर आपसे हानसन का पूछा जाता है तो उन्होंने सिर्फ 2 ही स्रोत दिए थे, 2 ही पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। डेनिस ग्रोगन ने उसी थ्योरी को लेकर आगे डेवलप किया, उन्होंने उसको 3 पार्ट्स में डेवलप कर दिया, विच इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। तो अब हम जिस अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स एंड योर टर्चरी डॉक्यूमेंट्स। प्राइमरी सेकेंडरी तो हम पढ़ चुके थे, टर्चरी में आता है जो हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों को यूज करके डेवलप करते हैं, लाइक बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज, डायरेक्टरीज, वो इसके अंदर एड ऑन किया जाएगा। ये थे आपके डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज की जितनी भी कैटेगराइजेशन थी इसमें, वो हमने पढ़ी। अब हम बात करते हैं आपके नॉन डॉक्यूमेंट्री वाली फॉर्मेट की। तो मैं इसके लिए इसको दोबारा से उस साइड कर देती हूँ एज इट इज बना के। नॉन डॉक्यूमेंट्री, हमने डॉक्यूमेंट्री पढ़ लिया है तो इसको साइड कर देते हैं अभी। वहीं मैंने यहाँ पे लिखवाया था आपको नॉन डॉक्यूमेंट्री, तो इसकी तरफ ध्यान देते हैं। नॉन डॉक्यूमेंट्री आप सब जानते हैं, नॉन प्रिंटेड सोर्सेज की बात हो रही है यहाँ पे। इनको भी 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, विच इज फॉर्मल सोर्सेस एंड इनफॉर्मल सोर्सेज। यानी कि वो स्रोत इसके अंदर डाले गए इनफॉर्मल में, लाइक आपके लेक्चरर्स, वो भी ह्यूमन रिसोर्स ही हैं आपके। ठीक है, इवन आपका जो भी नॉन प्रिंटेड
डॉक्यूमेंट्स है बट फॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ कम अंडर दैट कैटेगरी। इवन आपके यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो, एक प्लेस भी आपका नॉन फॉर्मल रिसोर्स हो सकता है बट इन अ कैटेगरी ऑफ नॉन डॉक्यूमेंट्री। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, दैट आर योर फॉर्मल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। और इनफॉर्मल में भी आपके काफ़ी सारे आते हैं, लाइक इनविजिबल कॉलेज। कभी कभार बाहर बैठ के भी आप किसी प्रोफेसर से मिल रहे हो, उनसे बातचीत कर रहे हो, अपार्ट कि वो वहाँ पर नहीं है, आपको प्रॉपर लेक्चर नहीं दे रहे हैं, पर कुछ चीज़ें हमें बाहर से भी पता चलती है, दैट इज़ आवर इनविजिबल कॉलेज। फ्रेंड्स, कलीग से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, वो सारी आपकी इसमें आ जाएगी। ग्रेप वाइन के थ्रू इनफॉर्मली वे में जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर नॉन प्रिंटेड या नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। तो इसके अंदर ये फर्दर कैटेगराइजेशन थी डॉक्यूमेंट्री की और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज की, जो कि आज हमने पढ़ी। और इसके भी क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत सारे डेवलप्ड होते हैं डिफरेंटली, कि किस तरीके से, किस अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज किया जाता है, या किसने इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज किया, या किस किस फॉर्मेट में उसको कैटेगराइज किया गया। कभी कभार एक बार क्वेश्चन आया हुआ था इनविजिबल कॉलेज के ऊपर कि ये कौन सी टाइप का सोर्स है, तो वहाँ से आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी, या फिर आपका इनफॉर्मल सोर्स अंडर द, या आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्यूमेंट्री है या फिर नॉन डॉक्यूमेंट्री है। तो आपको प्रॉपर उनका जो एडिशन है वो पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपके सोर्सेज को प्रोवाइड किया जाता है या किस अकॉर्डिंगली उनको कैटेगराइज किया जाता है। तो ये 2 टॉपिक्स आज हमने कवर करे, दैट इज़ रिलेटेड टू योर इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज। इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल के जो भी एस्पेक्ट्स है वो हमने अच्छे से डिस्कस करे। इंफॉर्मेशन सोर्सेज की जितनी भी कैटेगराइजेशन थी या कौन कौन से सोर्सेज होते हैं वो हमने डिस्कस करे, सो दैट अगर इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। और काफ़ी बार देखने को मिले हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, अभी हाल ही के भी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स, उनमें भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज और इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये टॉपिक भी आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरह ही कंसीडर करें, और इससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से आप एक्सेस कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन नीड है। मैं आशा करती हूँ कि आपकी वो इन्फॉर्मेशन नीड सेटिस्फाई हो जाए आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेगी इसी प्लेटफॉर्म पे। तो इसी के साथ अभी मैं ये वीडियो एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।